नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन SPCS में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का क्राउन जो है क्राउन समान ज्ञान। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको कवर करते हैं। तो इस वीडियो में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत में, बौद्ध ग्रंथ में और पुराण, तीनों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये भी भगवत पुराण, बौद्ध ग्रंथ तथा महाभारत में, तीनों में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव जनपद का अधिपति था। तो इसका आंसर हो जाएगा 80, मतलब 80,000 गांव जनपद का अधिपति था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितने भाग भूमि कर लेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन देखते हैं। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये 1/6 आपको पता है, मगध काल में 1/6 कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध सम्राट बिंबिसार को शून्य क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी सेना बना रखी थी उसने, इसलिए शून्य कहा गया था इसे, मगध सम्राट बिंबिसार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध मगध के किस राज्य के शासन काल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, तो बिंबिसार के ही समकालीन थे गौतम बुद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मगध सम्राट अजातशत्रु का राज जो है विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। मतलब अजातशत्रु का राज विस्तार की नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा निरेवली सूत्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध हुआ है। तो ये हुआ है 16 वर्षों तक लगभग युद्ध हुआ है, ठीक है। और अंततः अजातशत्रु मतलब इसने इसको जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ है। तो ये आपको भली भांति पता है, 483 BC में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था। तो ये था नागदशक हर्यक वंश का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अगला वाला हमेशा ही मतलब लास्ट शासक और प्रथम शासक जरूर पूछ लेता है। तो इसका हो जाएगा नागदशक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया था। तो इसका हो जाएगा शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, क्योंकि मतलब उधर वज्जी पे नियंत्रण करना था उसको, इसलिए राजधानी मतलब वैशाली उसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है वैशाली में। तो आपको पता है कलाशोक के काल में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अथवा प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। तो ये किसे कहा गया है। तो महापद्मनन को, और इसने एक राट की उपाधि भी धारण की थी, और साथ ही कलिंग विजय सर्वप्रथम इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था। तो ये आपको पता है घनानंद, तो इसी का बदला घनानंद लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से, ठीक है। मगध सम्राट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन नाटककार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ था। तो मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल भी कहा है, वृषल मतलब निम्न जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को
पुरुषपुर पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद ने था, इसका मित्र भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सम्राट ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था का स्थापना की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी थे सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थी? तो आपको पता है 5 भागों में ये विभक्त थी। उत्तरापद, दक्षिणापद, तोसली, कलिंग हो गया, अवंती हो गया, इस तरह से कुल 5 भागों में विभक्त था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका में। ठीक है, प्रशासन का मतलब अच्छा से व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था में किस अंग का प्रमुख होता था? मतलब मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कार्यपालिका का भी, न्यायपालिका का भी और व्यवस्थापिका का भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन कितनी समितियों का से सहयोग करता था इसमें? तो इसका आंसर हो 6 समिति में, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो इसमें कितने मंत्री होते थे? तो 12 से 20 मंत्री हुआ करते थे। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो उस विभाग को तीर्थ कहा जाता था, जो कि 18 था। 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख है? तो 18 तीर्थ का उल्लेख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो 2 भागों में, संचारा एक थी और एक मतलब स्थानीय एक थी। तो 26 का हो जाएगा ए। 27 है, मौर्यकालीन राजस्व में कितने स्रोत थे? राजस्व के जो है कितने स्रोत थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 27 का, तो इसके थे कुल 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी पर्ण, आपने कई बार पढ़ा होगा, पर्ण कहलाती थी। 29 है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, इसमें क्या कौन सी है? तो भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, एक प्रकार का धार्मिक एक प्रजा द्वारा दिया जाने वाला कर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक और दशरथ ने आजीविका गुफाओं का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो ये पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? तो ये 320 ईस्वी माना जाता है गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष। नेक्स्ट 37 है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। 37 के बाद आइए आगे देखते हैं 38, किस शासक के से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी राजा मेघवर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 41 है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी। 42 है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में इसने निवास किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से संबंधित था। 44 है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देश में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन एवं दवाएं दी जाती थी। तो इसकी चर्चा फाहियान करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 45 है, चीन बौद्ध यात्री तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था, ऑप्शन नंबर सी। 46 है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में इसने 10 वर्ष तक अध्ययन किया है। 47 है, मायावती वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो ये था शशांक गौड़ वंश का। ठीक है, बंगाल का था। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानते थे? तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे। 48 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 48 के बाद 49, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त का अंतिम शासक था? मगध के किस प्रवर्ती गुप्त का अंतिम शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त। ठीक है, परवर्ती गुप्त का ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 50, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध पर स्थापित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौखरी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध का तात्पर्य है? तो बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्वाण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाप्त होना या बुझ जाना, निर्वाण का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है प्रतीत समुत्पाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष प्राप्त करना। इसका मतलब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसके चरम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध के अनुसार दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 BC में। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन करने किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब इसका अर्थ होता है महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्म उपदेश दिया था। इसी साथ बौद्ध धर्म का स्थापना इतना ईस्वी पूर्व बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के बुद्धकालीन गणराज्य का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त यानी कि 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह
के लठविन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बनी थे, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये विनय पिटक में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्राम का अधिपति था? तो अभी जस्ट हमने देखा था ये क्वेश्चन 80,000। क्वेश्चन नंबर 15 बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, तो ये चर्चा कहाँ मिलती है? तो यहाँ पे अथर्ववेद, बौद्ध ग्रंथ अथवा तथा पुराण में, तीनों में इसका चर्चा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है राजगृह नगर पांडव, गिजकूट, व्यवहार, इसिगिली और वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिब्रिज कहलाता था। तो इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुत्तनिपात की अटकथा में इसका चर्चा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो ये है लोक भाषा का प्रयोग, मतलब आम जनभाषा का प्रयोग इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा लुवग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है बौद्ध भिक्षुनी आम्रपाली ने एक कविता में अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी कि यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा में ये संग्रहित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, और क्या लिखा है? बौद्ध ग्रंथ एवं शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना हुई थी। तो ये मतलब ये पूछ रहा है बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 है गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्या नाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो इसका 22 का हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा महाविहार, संग्राम, विश्वविद्यालय एवं उपयुक्त सभी। 23 है वैशाली के लिच्छुए ने अविद्या निवारण के लिए कितने संग्राम स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1707। क्वेश्चन नंबर 24 है रुग्णदेही किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का जन्म से संबंधित है। 25 है सुत साहित्य किस धर्म में से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। 26 है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये हो जाएगा राजगृह में। 27 है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। 28 है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन नंबर सी। 29 है बौद्ध संगीति का मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सतपर्णी गुफा में हुई इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई है? मतलब क्या बोल रहा है प्रथम बौद्ध में क्या क्या किस किस की रचना हुई है? तो इसमें हुई है सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकग्राम बिहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीस्त्र करते हैं। ठीक है। 31 है पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध ग्रंथ की रचना होती है। तो ये होती है अभिधम्म पिटक की रचना, और इसकी रचना करते हैं मुगलीपुत्र तीस्त्र के द्वारा इसकी रचना की जाती है। 32 है बौद्ध संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी जाती है? तो ये हो जाएगा वैशाली में दी जाती है, ऑप्शन नंबर देखते हैं। 32 का हो जाएगा
डी। ठीक है, वैशाली। 33 है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी। तो ये त्रिपिटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 34 है बौद्ध दर्शन के अनुसार कार्य एवं कारण के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। 35 है बौद्ध धर्म का हेनियन संप्रदाय विश्वास करता है। तो ये बोलता है कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। तो ये मानते हैं कि भगवान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त मतलब जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। 38 है वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ का विभाजन हो जाता है। तो किस में होता है? तो 38 का हो जाता है स्थाविर और महासंघिक में विभाजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महासंघिक में। क्वेश्चन नंबर 39 है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतांत्रिक में। स्वतांत्रिक और वैभाषिक में पुनः इसका विभाजन हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किस निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो इसका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। 41 है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो ये किसका अंग है? तो यह है महापरिनिर्वाण के विषय वस्तु से संबंधित है ये। 42 है न्यायशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्वचिंतामणि की रचना कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। 43 है बौद्धकालीन बिहार के गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो ये आपण कहलाता था। 44 है बुद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो ये थे 25 प्रकार के। 45 है बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया है? तो ये दिया है शिल्प मतलब शिल्पी बनने का। क्वेश्चन नंबर 46 है बुद्ध के समय बिहार में बैल की जोड़ी कितने कहापन में मिलता था? इसका आंसर हो जाएगा 24 कहापन में ये मिलता था। 47 है गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो इसकी संख्या 45वीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 48 है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब होता है? ये होता है 483 BC में। 49 है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन सा बौद्ध संघ का प्रधान बनता है? तो ये बनता है महाकश्यप। 49 का नेक्स्ट देखते हैं बिहार में हुए बौद्ध संगति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है? तो ये हुआ है प्रतीत समुत्पाद का। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंश शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ती है? तो ये पाल वंशीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पाल वंशीय प्रथम राजा थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3 है ओदनपेरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो ये है गोपाल प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 5 है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो ये है देवपाल, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार में नुहानी शासक
शुरू किया था? तो इसका आंसर है दरिया खान नोहानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये किए हैं दौलत खां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर खान ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो ये किया है 25 जून 1539 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेर खान ने कब हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जून 1540 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के राजधानी बिहार शरीफ से पटना किसने कर दिया था? तो ये किए हैं, इसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर। तो आइए देखते हैं आगे, इसका कटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन किसकी थी? तो इसकी थी ऑप्शन नंबर बी, धीमन एवं विठवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, पालकालीन कलाकार धीमन एवं विठवाल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नालंदा के। क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमिता और पंचरस किस युग के थे? तो यह है पाल युग के। क्वेश्चन नंबर 14 है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र शायद है ये में, तो रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है नालंदा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है तबकाते नासिरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? तो श्रीनगर भुक्ति पाल काल में मगध को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये दूसरा फिरोज तुगलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैनवार वंश की स्थापना करवाते हैं। नेक्स्ट है, संध्याकर नंदी किस पालवंशीय राजा के राजकवि थे? तो 18 का हो जाएगा रामपाल के संध्याकर नंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिथिला के कर्नाट वंश शासन का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 20 है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पालवंशीय शासन के कालक्रम में मतलब कार्यकाल में हुआ है? तो ये हुआ है रामपाल के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ है? तो इसका आंसर है 1197 में। क्वेश्चन नंबर 22, तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो 22 का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 23 है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किसने किया है? तो यह धर्मस्वामी ने इसकी चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो ये बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई है? तो 25 का हो जाएगा 1198 में। 26 है, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये उदंतपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 27 है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां, ठीक है, सैनिक अधिकारी जो है अली मर्दान खां ने कर दी थी। तो ये देवकोट में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बख्तियार खिलजी को सब दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया था बिहार शरीफ में। 29 है, इतिहास पुस्तकें रियास उल सलातीन और तबकात नासिरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध मिलती है? तो यह है बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये कि तिरहुत का इसने नाम तुगलकपुर कर दिया था।
बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये किया है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। 32 है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिथिला के कन्नड़ शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी।